सौर्य ने ट्रे को बेटर के हाथ में धकेला और उसकी ओर ऐसे घूरा जैसे उसकी एक गलती दुनिया का सबसे बड़ा अपराध हो। क्या कर रहे थे आप? सौर्य की आवाज़ धीमी थी लेकिन इतनी ठंडी कि बेटर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सर मैं सौर्य ने बीच में काटा। उसका जबड़ा कसा हुआ, आंखें तेज, सांसें भारी। आपको दिख नहीं रहा था कि ट्रे बैलेंस नहीं हो रही, किसी पर भी गिर सकती थी। अगर उसे चोट लग जाती तो? उसने एक सेकंड के लिए रूहानी की ओर देखा। एक इतनी गहरी, इतनी घबराई हुई नज़र कि कोई भी अनजाना समझ जाता ये सिर्फ गुस्सा नहीं था। वेटर हकलाया सा। सो सॉरी सर, पैर फिसल गया था। सॉरी और करीब आया। अगर पैर फिसल गया था तो खुद को संभालते, दूसरों पर ट्रे नहीं गिराते। यह कोई सड़क किनारे ढाबा नहीं है, यह 5 स्टार है। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती, समझे? उसकी एक एक लाइनें धीरे धीरे लेकिन गहरे बार की तरह गिर रही थी। आरब भी आगे बढ़ा। सौर्य भाई, वो गलती से। मैं बात कर रहा हूँ, सौर्य ने आरब की तरफ बिना देखे कहा। टोन में तीखापन नहीं था, बस एक कमांड और साथ ही एक अजीब सी बेचैनी। बेटर लगभग कांप गया। सर मुझे माफ, मैनेजर को बुलाइए, सौर्य ने ठंडे स्वर में कहा। रूहानी तुरंत बोली, सौर्य जी प्लीज रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं हुआ, सच में। उसकी आवाज़ नरम शांत थी और जैसे ही सौर्य ने उसकी ओर देखा, उसका गुस्सा एक सेकंड में एक परत कम हो गया। वो उसकी ओर थोड़ा झुका। तुम्हें कुछ हो सकता था, दैट्स द पॉइंट। उसके शब्द, उसकी नज़र, उसका टोन, सब कुछ उसकी बेचैनी चिल्ला रहा था। आयशा बीच में बोल पड़ी, सौर ओवर रिएक्ट मत करो, हर चीज़ को ड्रामा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही सौर ने जैसे भूल ही गया कि उसने अभी डर महसूस किया था। उसकी नज़र आयशा पर गई, कड़ी सीधी, बिना झुके। ये ड्रामा नहीं है आयशा, अगर रूहानी के ऊपर गर्म खाना गिर जाता तो वो जल सकती थी। आयशा ने आंखें घुमाई। ओह प्लीज सौर्य, तुम छोटी सी बात को खींच क्यों रहे हो? सौर्य का धड़ टूटने ही वाला था। उसका गुस्सा उसकी उंगलियों तक पहुंच गया था। आयशा प्लीज, डोंट सक, सीधा। और ऐसा कि टेबल पर सब चुप हो गए। यस सर, कोई प्रॉब्लम? मैनेजर आकर बोला। सौर्य ने बिना समय गंवाए कहा, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म सिखाइए। अगर किसी गेस्ट को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मैनेजर तुरंत वेटर को ले गया, माफ़ी मांगता हुआ। टेबल पर सन्नाटा, रूहानी की उंगलियां अब भी हल्का कांप रही थीं। सौर्य ने नोट किया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस बैठ गया। उसके जबड़े अब भी भिजे हुए। आयशा ने अपने पर्स का छोटा दर्पण खोला और लिपस्टिक ठीक करते हुए कहा, इतने से इंसिडेंट के लिए इतना हंगामा? सच में सौर्य? सौर्य बिना आयशा की बात का जवाब दिए वहां से चला गया। वेटर नया आया, इस बार मैनेजर के साथ। सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपका ऑर्डर। रेस्टोरेंट के बाहर सौर्य दीवार से टिक कर खड़ा था। उसकी सांसें भीतर तक अटकी हुई थीं। वो दिमाग में खुद से लड़ रहा था। मुट्ठी भींचते हुए उसने खुद से कहा, किस बात का इतना डर लगा तुम्हें सौर्य? क्या हो गया था तुझे? रिया आरब के कान में फुसफुसाते हुए बोली, आरब तुझे नहीं लगता सौर्य भाई रूहानी के लिए कुछ ज़्यादा ही वजह से बोल रहे हैं? उनका गुस्सा के पीछे डर देखा तूने? आरब रिया की बात सुनकर कुछ नहीं बोला, जैसे किसी गहरी सोच में खोया हो। कुछ देर में सौर्य वापस आता है। सभी डिनर करने के बाद घर जाते हैं। आयशा जबरदस्ती सौर्य को उसे ड्रॉप करने के लिए बोलती तो वो उसके साथ चला जाता है। देर रात सौर्य घर वापस आता है। रिया और रूहानी भी अपने अपने ख्यालों में खोए थे। रिया उस अजनबी शख्स के ख्यालों में खोई थी। रूहानी आज सौर्य का गुस्सा देखकर वो भी डर गई थी। आरब भी अपने कमरे में लेटा था। आज डिनर पर सौर्य ने रूहानी के लिए जैसे रिएक्ट किया, उसके बाद वह खुद सोचने पर मजबूर हो गया। सौर्य भी करवट बदलते हुए खुद के जज्बातों से ही लड़ रहा था। दूसरे दिन रूहानी जल्दी उठकर तैयार होकर किचन जाती है, जहाँ संगीता जी पहले से ही सबके लिए चाय बना रही थीं। संगीता जी को चाय बनाते देख रूहानी उनसे बोली, आंटी आज हम चाय बनाएं सबके लिए? संगीता जी ने उसे देखकर प्यार से कहा, अरे बेटा क्यों तकलीफ करती हो, मैं बना लूंगी। प्लीज आंटी, रूहानी ने धीरे से जवाब दिया, जैसे अपने आप को किसी और चीज में व्यस्त करने की कोशिश कर रही हो। संगीता जी ने मुस्कुराते हुए चुपचाप गैस कम की और बोली, ठीक है बनाओ। चाय उबलने लगी। सुगंध पूरे किचन में फैल गई। उसी समय पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। रूहानी ने मुड़कर देखा। सौर्य खड़ा था, बाल थोड़े बिखरे हुए, टी शर्ट ढीली और चेहरा
कल की रात की नींदहीन बेचैनी अब भी साफ दिख रही थी। रूहानी का दिल जोर से धड़का और उसने तुरंत नजरें घुमा ली। सौर्य कुछ सेकंड दरवाजे पर खड़ा रहा, जैसे उसे भी नहीं पता था कि यहाँ क्या कहना है। संगीता जी मुस्कुराई। उठ गए बेटे, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। तभी सौर्य बोला, नहीं मम, मैं बना लूंगा। इतना कहकर वो फ्रिज से दूध निकालकर अपने लिए कॉफी बनाने लगता है। रूहानी सभी कप में चाय डाल रही थी। तभी संगीता जी ट्रे उठाते बोली, मैं सबको चाय देकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली गई। रूहानी अपने लिए चाय कप में डाल रही थी। सौर्य को काफी बनाते देख वो खुद से ही फुसफुसाई, पता नहीं इस कड़वे जहर को पीने में इन्हें क्या ही मजा आता है। अगर कुछ पीना ही है तो चाय पियो, मन भी ताजा हो जाएगा और दिन की शुरुआत में भी ताजगी फैल जाएगी। रूहानी की फुसफुसाहट सुनकर सौर्य उसकी ओर देखकर घूरने लगा। तभी रूहानी की नज़र सौर्य पर पड़ी, जो उसे ही घूर रहा था। खुद की तरफ घूरता देख रूहानी मन ही मन डरते हुए बोली, हे राम जी, कहीं इन्होंने हमारी बात सुन तो नहीं ली। सौर्य ने काफी मग उठाया, चम्मच घुमाते हुए एक कदम उसकी ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज तक रुक रुक कर डराने वाली थी। चाय? उसकी गहरी आवाज किचन में गूंजी। जी, चाय? रूहानी अटकते हुए सौर्य को हैरानी से देखते हुए बोली। सौर्य उसके बिल्कुल पास आकर रुका। उसने काउंटर पर रखी चाय को देखा, फिर उसकी ओर, फिर चाय को, और फिर बेहद सटीक ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें लगता है कॉफी जहर है? रूहानी की आंखें फैल गईं। वो हगलाते हुए बोली, नहीं, हमारा मतलब, वो बस मतलब चाय अच्छी होती है, ताजगी देती है, और सौर ने हाथ मोड़कर पूछा, और काफी लोगों को खतरनाक बना देती है, डरावना, चिड़चिड़ा। उसका सीधा सीधा वही मतलब निकाल कर कहना। रूहानी का कलेजा बैठ गया। मेरा मतलब वो नहीं था, आप तो बेवजह ही, मैं बस। सौर्य हल्का सा झुककर बोला, ओ तो वजह भी है। रूहानी की सांसें अटक गई थी। सौर्य उसके बिल्कुल नजदीक था। तभी दरवाजे से संगीता जी की खुशमिजाज आवाज आई, जो क्षण भर में सारा तनाव सोख गई। अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ हो? जैसे बिजली का झटका लगा हो। रूहानी और सौर्य दोनों लगभग एक साथ एक कदम पीछे हट गए। रूहानी फौरन चाय के कपों की तरफ मुड़ी, जैसे चाय डालना दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। सौर्य भी अपने कॉफी मग में अंतिम चम्मच घुमाने लगा। उसकी भंगिमा फिर से कठोर हो गई। सौर्य ने कॉफी का मग उठाया और एक घूंट पिया। उसकी नज़र एक पल के लिए रूहानी पर पड़ी, जो अभी भी डरी हुई लग रही थी। संगीता जी ने सौर्य को सिर से पांव तक देखा। सौर्य, रात को ढंग से सोया नहीं क्या? चेहरे पर इतनी थकावट क्यों है? सौर्य ने कोई भाव नहीं आने दिया। बस थोड़ा काम था मॉम। संगीता जी कप में खुद के लिए चाय निकाल रही थी। तभी सौर्य संगीता जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मॉम, आप मुझे भी चाय दे दो। सौर्य की बात सुनकर संगीता जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। सौर्य की बात सुनकर संगीता जी इतनी हैरान हुई कि उनके हाथ में रखा कप हिल गया। चाय? तुम? सौर्य, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? संगीता जी ने अपनी हैरानी छिपाए बिना पूछा। तुम तो सालों से कॉफी के अलावा कुछ नहीं पीते। उनकी नजर रूहानी और सौर्य के बीच घूमी। रूहानी भी आंखें बड़ी किए सौर्य को ही देख रही थी। चाय की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। सौर्य ने अपनी बात पर कोई सफाई नहीं दी, बस शांति से लेकिन दृढ़ता से दोहराया, बस ऐसे ही मम, आज चाय पीने का मन कर रहा है। और किसी ने कहा है, चाय पीने से दिन की शुरुआत ताजगी भरी होती है। उसने एक नज़र रूहानी की ओर देखा। संगीता जी मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। ठीक है, रूहानी ने चाय बनाई है आज, तो हम ट्राई क्यों ना करें? रूहानी ने अपना सर झुका लिया। उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए थे। सौर ने चुपचाप मग लिया। उसकी नजरें एक बार फिर रूहानी पर पड़ी, जो अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी। वह बिना कुछ कहे किचन से बाहर निकल गया। चाय का मग हाथ में था। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन कंधे थोड़े झुके हुए थे। संगीता जी ने चाय का घूंट लिया और संतुष्टि से मुस्कुराई। वाह रूहानी, तुम्हारी चाय तो कमाल की है। क्या डाला है इसमें? इतना जायका? रूहानी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसका मन सौर्य के विचारों में उलझा था। चाय, कॉफी, गुस्सा, अचानक नरमी, वह समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद लॉन में सब नाश्ते की मेज पर थे। नाश्ता करते हुए भी कल रात के वाकये का तनाव हवा में महसूस किया जा सकता था। आरव शांत था। वह लगातार रूहानी और सौर्य को नोटिस कर रहा था। रिया अपने फोन में थी, पर उसका ध्यान भी बातचीत पर ही था। रूहानी ने चुपचाप अपने हिस्से का नाश्ता खत्म किया।
तभी रिया ने नाश्ते की प्लेट पर से नज़र हटाकर फुसफुसाहट वाली आवाज़ में, लेकिन जानबूझकर थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, आरब तुझे पता है, कल जब सौरभ भाई गुस्सा कर रहे थे, वो डर मुझे अभी भी याद है। वो बेटर बेचारा तो कांप रहा था। उसने सीधे सौर्य की ओर देखा, जो अखबार पढ़ रहा था। रिया, क्या शुरू हो गई सुबह सुबह? आरब ने उसे कोनी मारते हुए चेतावनी दी। सौर ने अखबार नीचे रखा। उसकी आंखें रिया पर थीं। मैं किसी को डरा नहीं रहा था रिया, मैं सिर्फ एक चीज क्लियर कर रहा था। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती मुझे। उसकी आवाज कठोर थी। तभी रूहानी बोली, सौर्य जी, प्लीज, मुझे लगता है कल रात की बात यहीं खत्म करते हैं। वेटर की गलती थी, पर आपने उसे डांटा। मैनेजर ने माफी मांगी। अब बात बढ़ाना सही नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी जो सौर्य को आश्चर्यचकित कर गई। सौर्य ने एक पल के लिए रूहानी को देखा। वह हमेशा विनम्र और शांत रहती थी, लेकिन अब उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से सबके सामने रखी थी। आरब ने तुरंत मौका संभाला। हाँ, सही कहा रूहानी ने। सौर्य भाई, अब उस पर मिट्टी डालो। रिया, तू भी शांत हो जा। सौर्य ने वापस अखबार उठा लिया, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत हल्की अनजानी मुस्कान आई और चली गई। आरब, रिया और रूहानी कॉलेज के लिए निकल ही रहे थे कि तभी सौर्य अपने रूम से कार की चाबी लेकर आते हुए बोला, मैं भी कॉलेज ही निकल रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। रिया सौर्य को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, भाई, आपको नहीं लगता कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं हम पर? रिया की बात सुनकर सौर्य आगे बढ़ते हुए बोला, ओके फाइन, तुम सबको नहीं आना है तो। तभी आरव हड़बड़ाकर बोला, भाई, इस रिया की बात पर ध्यान मत दो आप। ये तो है ही चुईया। हम सब आ रहे हैं आपके साथ। आरव ने तुरंत रिया को घूरा और वह खुद तेजी से सौर्य की ओर लपका। चलो चलो रूहानी, हम सौर्य भाई के साथ चलते हैं। आज तो उनकी मर्जी है, फायदा उठाओ। आरव ने रूहानी को लगभग खींचते हुए कहा। रूहानी बिना कुछ कहे आरव के पीछे चली। रिया ने भी सौर्य को अजीब नजरों से देखते हुए कार की पिछली सीट पर जगह ले ली। सन्नाटा इतना गहरा था कि पीछे बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह हर 2 मिनट में अपना फोन उठाती, कोई नोटिफिकेशन देखती और फिर उसे पटक देती। उसका ध्यान पूरी तरह सामने बैठे सौर्य पर था। रूहानी उसकी बगल में शांत बैठी थी। उसकी नजर खिड़की से बाहर भागते दृश्यों पर टिकी थी, लेकिन उसका मन सौर्य के बदल रहे व्यवहार पर विचार कर रहा था। भाई, रिया ने अचानक चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज कार के अंदर तेज गूंजी। सौर ने बिना पलक झपकाए स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ बनाए रखी। क्या है रिया, कॉलेज आ गया? आप कहाँ ले जा रहे हो हमें? रिया बोली। उसकी बात सुनकर सौर्य को ध्यान आता है कि वो लोग कॉलेज के गेट पर ही हैं। सौर्य कार रोककर बोला, जल्दी निकलो तुम सब। वो तीनों उतर जाते हैं। उनके उतरते ही सौर्य कार आगे बढ़ा देता है। सौर्य को जाते देख रिया बोली, ये भाई भी ना बिल्कुल अजीब ही हैं। कब इनका मूड बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। उसकी बात सुनकर आरव बोला, रिया, सौर्य भाई की पुराण छोड़ और जल्दी क्लास चल, वरना सर क्लास में घुसने नहीं देंगे। वैसे भी 5 मिनट लेट है हम। वो दोनों रूहानी को बोलकर अपने अपने क्लास निकल जाते हैं। रूहानी भी अपने क्लास की ओर जा ही रही थी कि तभी कुछ सीनियर्स सीढ़ियों पर बैठे हंसी मजाक करते हुए दिखते हैं। रूहानी अपनी सोच में खोई सीढ़ियां चढ़ने लगती है। तभी वो सीनियर में से एक लड़का अपने आगे वाले लड़के की ओर इशारा करके रूहानी की ओर देखने को कहता है। वो लड़का अजीब तरीके से रूहानी को ऊपर से नीचे की ओर देखता है। वो अभी जा ही रही थी कि तभी अचानक से वो लड़का उसके सामने आ जाता है। उसके अचानक सामने आने से रूहानी डरकर पीछे हो जाती है। रूहानी डरकर पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लड़का, जिसका नाम शायद गौरव था, जैसा कि उसने अन्य सीनियर्स को पुकारते सुना था, रूहानी के सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसने जानबूझकर रास्ता रोका हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। अरे अरे, इतनी घबराहट क्यों छोटी? गौरव ने एक धीमी भद्दी हंसी के साथ कहा। उसके दोस्त पीछे हंस रहे थे। रूहानी ने खुद को संभाला। उसने अपनी आवाज़ शांत रखने की कोशिश की। प्लीज, हमें जाने दीजिए। हमें क्लास के लिए देर हो रही है। देर? इतनी भी क्या जल्दी है? रुको तो सही। दूसरा सीनियर, जिसके बालों में अजीबो गरीब रंग था, वो बोला, सुना है तुम ग्राफिक डिजाइनिंग की नई स्टार हो, थोड़ा अपना हुनर तो दिखाओ। गौरव ने थोड़ा और झुककर रूहानी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर डर अच्छा नहीं लगता डार्लिंग, तुम तो इतनी क्यूट हो, थोड़ी स्माइल तो कर दो। रूहानी ने अपनी किताबें अपनी छाती से चिपका ली। उसे अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा आ रहा था, जो ये सब देख रहे थे
पर कुछ बोल नहीं रहे थे। वह पीछे से निकलना चाहती थी, लेकिन गौरव ने अपने हाथ फैलाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। हमने कहा, हमें जाने दीजिए, रूहानी ने अब थोड़ी दृढ़ता से कहा। हालांकि उसकी आवाज़ कांप रही थी। गौरव एक कदम आगे बढ़ा। अगर नहीं जाने दिया तो क्या करोगी? तभी एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर पड़ा। यह तमाचा रूहानी ने उसे मारा था। रूहानी के जोरदार थप्पड़ की गूंज सीढ़ियों पर और आसपास खड़े विद्यार्थियों के बीच सन्नाटा फैला गई। गौरव का सिर एक तरफ घूम गया था। उसके गाल पर पांचों उंगलियों के निशान गहरे लाल पड़ गए थे। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी क्या हुआ। वह सिर्फ आंखें बड़ी करके रूहानी को घूर रहा था। उसका सारा अहंकार और घमंड एक झटके में गायब हो चुका था। रूहानी ने उंगली दिखाकर गुस्से से कहा, हमें कमजोर समझने की भूल मत करना। हम बस दिखने में सीधे दिखते हैं। अगर हमसे पंगा लिया ना तो बहुत पछताओगे, समझे? अब हटो सामने से। इतना कहकर रूहानी उसे धक्का देकर अपने क्लास की ओर बढ़ जाती है। गौरव अपना गल सहलाते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। तभी उसका दोस्त उसके पास आकर बोला, भाई, ये मिस शांतिपुर तो झांसी की रानी निकली। गौरव के दोस्त की बात सुनकर गौरव बुरी तरह जल्ला गया। उसने अपने दोस्त को घूरा, जिसकी आवाज में डर और मजाक का मिश्रण था। चुप कर, तू और तेरे सारे बेवकूफ दोस्त। गौरव ने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाया। उसका चेहरा अभी अपमान से तप रहा था। ये लड़की मुझे थप्पड़ मारकर मुझे धमकी देकर चली गई। उसके दूसरे दोस्त ने डरते हुए कहा, पर भाई, इसने तो सच में जोर से मारा। हमने तो सोचा था ये बस। बस क्या? गौरव ने दांत भींचते हुए कहा, बस डर कर रोएगी। ये भूल गई है कि ये कॉलेज है और मैं यहाँ का सीनियर हूँ। गौरव की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। अपमान का यह कड़वा घूंट उससे पिया नहीं जा रहा था। रूहानी की वह निर्भीक उंगली दिखाने वाली छवि उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने मुट्ठी भींच ली। पछताएगी तो अब ये मिस शांतिपुर बहुत जल्दी जान जाएगी कि गौरव से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। गौरव ने अपनी कमीज सीधी की और एक कोने में खड़े होकर अपना फोन निकाला। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। इस सीधी सादी मासूम दिखने वाली लड़की को पता होना चाहिए कि कॉलेज में पावर कैसे काम करती है। अगर वह मेरे गाल पर थप्पड़ मार सकती है तो मैं उसकी शरीर पर थप्पड़ मारूंगा, और ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। रूहानी क्लास खत्म होने के बाद कुछ देर तक बैठी रही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीढ़ियों पर अब कोई ना हो। वो खुद से बोली, हम इस बात को किसी से नहीं बोलेंगे, वरना बेकार में ही सब हमारी वजह से परेशान हो जाएंगे। जब रूहानी कैंटीन पहुंची तो उसके दोस्त पहले से ही एक बड़ी मेज पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। कैंटीन में हमेशा की तरह छात्रों की चहल पहल थी। बर्गर की खुशबू और हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। आरब एक किताब पढ़ रहा था। रिया और प्रिया एक दूसरे को कोई वीडियो दिखाकर हंस रही थीं। विवान और निशा अपनी स्टडी नोट्स पर बहस कर रहे थे। रूहानी ने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और उनकी तरफ बढ़ी। देर कर दी शांतिपुर एक्सप्रेस, आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी किताब बंद करते हुए। क्या प्रिंसिपल ने क्लास में रोक लिया था? नहीं, बस नोट्स पूरे कर रहे थे, रूहानी ने कहा और मेज पर एक खाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी थकावट थी, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। यार, अभी तो क्लास शुरू हुए थे और एग्जाम की डेट भी आ गई। मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मैं इस बार पक्का फेल हो जाऊंगी, रिया रोनी सूरत बनाकर बोली। उसकी बात सुनकर आरव बोला, मेरा भी यही हाल है। तभी प्रिया बोली, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी एग्जाम होने में 1 महीना बाकी है। तब तक हम सब अपने अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। डोंट वरी। निशा ने रूहानी की तरफ देखा, जो अभी भी थोड़ी शांत और गुमसुम लग रही थी, जबकि माहौल हल्का हो चुका था। प्रिया ठीक कह रही है, निशा ने कहा। फिर उसने सीधे रूहानी से पूछा, रूहानी, तू इतनी चुप क्यों है? तू तो हमेशा सबसे पहले मोटिवेट करने लगती है। क्या तू भी एग्जाम की टेंशन में है? रूहानी ने अपनी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला और एक लंबा घूंट लिया। उसने मुस्कान को थोड़ा गहरा करने की कोशिश की। नहीं, टेंशन नहीं है, रूहानी ने कहा। उसकी आवाज में एक नियंत्रित दृढ़ता थी। हम सोच रहे थे कि हमारे पेट में इतने चूहे कूद रहे हैं और तुम सबों की पढ़ाई की चर्चा में लगे हैं। कोई खाने के लिए ऑर्डर तो दो। रूहानी की बात सुनकर तनाव से भरा माहौल अचानक हंसी में बदल गया। आरब ने हंसते हुए कहा, वाह क्या बात है, शांतिपुर एक्सप्रेस को आखिरकार पेट की पुकार सुननी पड़ी। रिया ने राहत की सांस ली।
शुक्र है, मुझे लगा था कि तू सच में किसी गहरी सोच में चली गई है। चल, आज मेरी तरफ से सबको ट्रीट। रुहानी, तुझे क्या चाहिए बोल। मुझे एक चीज चाहिए, रुहानी ने कहा और उसकी आंखें अब सचमुच में चमक रही थीं। कॉलेज का सबसे तीखा, सबसे मसालेदार चिली पनीर रोल, और हाँ, एक्स्ट्रा चिलीज। अरे बस, अपनी शांतिपुर एक्सप्रेस तो दिल्ली के रंग में रंग गई, विमान हंसते हुए बोला। उसकी बात पर एक बार फिर दोस्तों के बीच महफिल जम उठी। दूर खड़ा सॉरी ये सब देख रहा था। रूहानी को आरब के साथ इतना हंसते मुस्कुराते देख उसके जबड़े कस गए। वो तेज कदमों से उस ओर बढ़ता है। उनकी टेबल के पास आकर वो गुस्से से बोला, हो गई तुम लोगों की आवारागर्दी। दिन भर सिर्फ मस्ती मजाक में ही लगे रहो, पढ़ाई तो होती नहीं है तुम लोगों से। एग्जाम सर पर हैं, लेकिन नहीं, इनकी मजाक मस्ती खत्म ही नहीं होती। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी रिया बोली, सौरभ भाई को क्या हुआ। उसकी बात सुनकर आरव बोला, छोड़ ना रिया, भाई के मूड को तो वैसे भी जानते ही हैं हम सब। रात को डिनर के बाद रूहानी आज की बात सोच रही थी। वो खुद से बोली, रूहानी फोकस, तुझे अपने सपने पूरे करने हैं। माँ पापा ने तुझ पर बहुत भरोसा करके इतनी तकलीफ उठाकर तुझे पढ़ाया है। तुझे कुछ बनकर दिखाना है, माँ पापा और अपने गांव का नाम रोशन करना है। वो इतना कहकर अपनी बुक्स लेकर कमरे से बाहर आती है और कॉरिडोर पर रखे सोफे पर बैठकर किताबें पढ़ने लगती है। वो अभी पढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सौर्य के कमरे पर पड़ती है। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, कमरे में हल्की रोशनी थी। रूहानी के कदम खुद ब खुद सौर्य के कमरे की ओर चले जाते हैं। वो अभी सौर्य के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में सौर्य की आवाज़ पड़ती है, जो फ़ोन पर आयशा से बात कर रहा था। आयशा, खुश हूँ मैं भी। तभी आयशा दूसरी तरफ से बोली, बेबी, कल हम पक्का डेट पर जाएंगे ना। हाँ आयशा, मैंने बोला ना। सौर्य बोला, आई लव यू बेबी। आयशा बोली, हाँ। सौर्य ने छोटा सा जवाब दिया। हाँ बेबी, तुम भी आई लव यू टू बोलो ना। आयशा बोली, आयशा मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर सौर्य फ़ोन काट देता है। सौर्य फ़ोन रखकर जैसे ही उठता है, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। उसे किसी की परछाई नजर आती है। सौर्य अपनी आंखें सिकोड़कर धीरे से अपनी जगह से उठता है। वो धीरे से दरवाजे के पास जाकर अचानक से रूहानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। रूहानी उसके अचानक से खींचने पर खुद को संभाल नहीं पाती और सौर्य के कंधे पर हाथ रख देती है। सौर्य की इस अचानक हरकत से रूहानी हड़बड़ा गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजा तेजी से बंद हुआ और हल्की रोशनी वाले कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो। सौर्य की आवाज़ में रोष और हैरानी का मिश्रण था। उसने रूहानी का हाथ अभी भी मजबूती से पकड़ा हुआ था। रूहानी को लगा जैसे उसके गले में शब्द अटक गए हैं। वह डर और शर्मिंदगी के मारे कांप उठी। हम बस, उसने लड़खड़ाते हुए कहा। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। हम तो पढ़ने के लिए बाहर आए थे और दरवाजा खुला देखकर झांकने लगी। सौर ने उसकी बात पूरी की। उसकी आवाज़ अब भी सख्त थी। उसने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया, जैसे कोई गर्म चीज छू ली हो। हम झांक नहीं रहे थे। रूहानी ने हिम्मत जुटाकर अपनी आवाज़ को स्थिर करने की कोशिश की। हम तो बस क्या, आधी रात को मेरे कमरे के बाहर खड़ी होकर मेरी जासूसी कर रही हो। रूहानी ने पहली बार आंख उठाकर सौर्य की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गुस्सा था, जिसे देखकर रूहानी के दिल में एक टीस उठी। हम आपकी जासूसी नहीं कर रहे थे, रूहानी ने साहस करके पूछ ही लिया। तो मेरे कमरे में बाहर खड़ी होकर पहरेदारी कर रही थी। सौर्य उसकी ओर देखकर बोला, हमें आपको सफाई देने की कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी सौर्य उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। रूहानी अचानक खींचे जाने से पलट गई और सीधे सौर्य की मजबूत छाती से जा टकराई। उसकी सांसें जैसे रुक गईं। सौर्य का दूसरा हाथ दरवाजे पर टेका था, जिससे वह रूहानी को अपने और दरवाजे के बीच कैद कर चुका था। उसके बीच की दूरी अब महज कुछ इंच की रह गई थी। सौर्य की सांसों की गर्माहट रूहानी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। रूहानी का दिल अब भी ढोल की तरह जोर जोर से बज रहा था। वह इस अचानक नजदीकी स्पर्श से इतनी स्तब्ध थी कि कुछ बोल नहीं पाई। सौर्य की आंखें, जो पहले गुस्से से भरी थीं, अब एक अजीब सी उलझन और गहनता लिए हुए थीं। उसकी पकड़ रूहानी के हाथ पर ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी रूहानी को पूरी तरह से घेर चुकी थी। सफाई देने में दिलचस्पी नहीं है? सौर ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ अब सख्त नहीं,
बल्कि गहरी और धीमी थी। तो फिर आधी रात को यहाँ क्या करने आई थी रूहानी? उसने जानबूझकर उसका नाम धीमी आवाज में लिया, जिससे रूहानी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। रूहानी ने हिम्मत करके फिर से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें शौर्य की आंखों से मिली और इस बार वह नजरें नहीं हटा पाई। रूहानी ने किसी तरह खुद को संभाला। हमें जाना है, वो अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। शौर्य ने रूहानी की हथेली पर अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन अभी वह इतनी जोर से नहीं दबा रहा था कि उसे चोट लगे। उसका चेहरा रूहानी के बेहद करीब था और उसकी गहरी आंखें रूहानी की आंखों में कुछ तलाश रही थी। जाना है। शौर्य ने अपनी आवाज को इतना धीमा रखा कि वह लगभग फुसफुसाहट सी थी, लेकिन उसमें एक गहरा दबाव था। आधी रात को मेरे कमरे के दरवाजे तक आकर अब जाने की इतनी जल्दी क्यों है? रूहानी को लगा जैसे उसके कान सुन्न हो रहे हैं। वह उसकी आवाज और नजदीकी से पूरी तरह से अभिभूत थी। उसके दिमाग में जो कुछ था वह सब इस पल की गर्माहट में खो गया था। सॉरी जी, प्लीज, रूहानी ने बड़ी मुश्किल से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। दरवाजा खोलिए। सौर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर आई, जो दर्द से ज्यादा भरी हुई थी। इतनी आसानी से नहीं रूहानी, उसने कहा। तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हें सफाई देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस समय मैं तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे यह नहीं बता देती कि तुम यहाँ क्या करने आई थी। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और अपनी बची खुची हिम्मत जुटाने की कोशिश की। हम बस पानी लेने आए थे, उसने बात टालने के इरादे से कहा। सौर्य की आंखों में एक पल के लिए तीखापन आया। उसने रूहानी की बात पर जरा भी यकीन नहीं किया। पानी लेने? सौर ने अपनी आवाज में थोड़ा रोष लाते हुए पूछा। रूहानी, पूरे घर में जगह जगह पानी रखा है, किचन का रास्ता उस तरफ है, तुम घूमकर मेरे कमरे के दरवाजे पर पानी लेने आई थी। उसने अपना चेहरा और करीब लाकर लगभग उसके कान के पास फुसफुसाया। झूठ मत बोलो। रूहानी को लगा कि उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया है। वह जानती थी कि सौरभ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है और अब वह उसे और ज्यादा नाराज कर रही है। हमें लगा, रूहानी ने लड़खड़ाते हुए कहा, हमें लगा कि बाहर की गैलरी में रोशनी ज्यादा है, इसलिए हम वहां पढ़ने के लिए आए थे। और मेरा दरवाजा खुला था, इसलिए तुम्हें लगा कि अंदर झांक लेना चाहिए। सौर ने फिर से उसकी बात पूरी की। दोनों के चेहरे बिल्कुल पास थे, दोनों की धड़कनें तेज चल रही थीं। तभी सौर्य की नज़र रूहानी के होठों पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। वो इससे पहले कि रूहानी के होठों को छू पाता, अचानक से रूहानी होश में आती है। सौर को अपनी तरफ झुकता देख वो झट से उसे हल्का सा धक्का देती है। वह धक्का इतना जोर नहीं था कि उसे चोट पहुंचाए, लेकिन अचानक था और वह तेजी से पीछे हट गई, जैसे किसी जलते हुए शोले से दूर हुई हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखें हैरानी और कुछ अनजानी भावना से चौड़ी हो गई थीं। सौर्य एक पल के लिए अपनी जगह पर स्थिर रहा। उसकी आंखें रूहानी को देखती रहीं। रूहानी के धक्का देने पर वो भी होश में लौटा। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, जबकि रूहानी ने तुरंत मुड़कर दरवाजे से बाहर भागना शुरू कर दिया। वह भागती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। वह दरवाजे से पीठ टिकाकर जमीन पर धंस गई, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये हम अभी क्या करने वाले थे? रूहानी, तुझे क्या हो गया है? वह खुद से फुसफुसाई, अपने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छू रही थी। रूहानी के चले जाने के बाद सौर ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने दरवाजे से टिक कर अपनी आंख बंद कर ली। ये मैं क्या करने वाला था? सौर, तू ऐसा कैसे कर सकता है? आयशा के साथ तेरी एंगेजमेंट होने वाली है और तू? सौर अपना हाथ जोर से दीवार पर मारता है। जब रूहानी सुबह उठी तो उसकी रात की घटनाएं एक बोझ की तरह उसके दिल पर थीं। वह सौर्य का सामना नहीं करना चाहती थी। वो रिया के साथ नीचे नाश्ते की टेबल पर आरव पहले से ही नाश्ते के लिए बैठा हुआ था। रूहानी इधर उधर देखते हुए नीचे आ रही थी। तभी आरव का ध्यान रूहानी पर गया। ओए शांतिपुर एक्सप्रेस, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम इधर उधर किसे ढूंढ रही हो? आरव की बात सुनकर रूहानी हड़बड़ाकर बोली, किसी को भी तो नहीं। वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोली। तभी संगीता जी बोली, ये सौर्य बिना बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चला गया, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं है उसे। संगीता जी की बात सुनकर रूहानी ने राहत की सांस ली। वो लोग भी नाश्ता करने के बाद कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर तीनों अपने अपने क्लास की ओर बढ़ जाते हैं।
रूहानी अपनी क्लास की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से कोई उसके मुंह पर रुमाल रख देता है। रूहानी कुछ कर पाती या समझ पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। रूहानी के बेहोश होते ही उस व्यक्ति ने उसे बड़ी तेजी से अपने कंधे पर उठाया। वह व्यक्ति गौरव था, जिसके चेहरे पर अब अपमान का नहीं बल्कि एक क्रूर जीत का भाव था। उसका एक दोस्त उसके आसपास की निगरानी कर रहा था, जबकि दूसरा एक पुरानी काले रंग की वैन लेकर कॉलेज के पिछले गेट के पास इंतजार कर रहा था। गौरव ने जल्दी से रूहानी को वैन में धकेला और खुद भी अंदर घुस गया। चलो जल्दी, उसने फुसफुसाते हुए ड्राइवर को आदेश दिया। वैन कॉलेज की दीवारों से दूर, शहर के शोरगुल से हटकर एक वीरान सुनसान इमारत की ओर तेजी से बढ़ने लगी। क्लासेस खत्म होने के बाद रिया, आरव और बाकी दोस्त कैंटीन में बैठे थे। वो लोग काफी देर से रूहानी के आने का वेट कर रहे थे। यार, ये रूहानी कहाँ रह गई? आज उसे आने में कुछ ज्यादा देर नहीं हो रही, रिया बोली। उसकी बात पर सभी दोस्त हामी भरते हैं। तभी आरव बोला, एक मिनट, मैं उसे फोन करता हूँ। आरव रूहानी के फोन पर कॉल करता है। रूहानी का फोन नहीं लगता है। आरव 2-3 बार उसे कॉल करता है, लेकिन रूहानी का फोन नहीं लगता। यह देखकर आरव बोला, शांतिपुर एक्सप्रेस फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं एक काम करता हूँ, उसे देखकर आता हूँ। जरूर क्लास में बैठकर एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रही होगी। उसकी बात सुनकर प्रिया बोली, आरव मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आरव और प्रिया रूहानी की क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। वो दोनों रूहानी के क्लासरूम जाते हैं, लेकिन क्लासरूम पूरी तरह खाली था। यह देखकर प्रिया बोली, रूहानी तो क्लास में नहीं है। तभी आरव को सोचते हुए बोला, आई थिंक वो ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट चली गई होगी। चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं। दोनों वहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट जाते हैं। वो लोग डिपार्टमेंट के अंदर झांकते हैं। तभी डॉक्टर आर के त्रिवेदी, जो अभी ही अपने डिपार्टमेंट जाने के लिए आए थे, आरव को ऐसे अंदर झांकते देख हल्की सख्त आवाज में बोले, क्या हो रहा है यहाँ? आरव और प्रिया आवाज सुनकर सीधे खड़े हो जाते हैं। प्रिया त्रिवेदी सर की ओर देखते हुए बोली, सॉरी सर, वो हम बस अपनी एक फ्रेंड को ढूंढ रहे थे। यहाँ मेरे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी फ्रेंड क्यों आएगी? चलिए जाइए अपनी क्लास में, त्रिवेदी सर बोले। उनका गुस्सा देखकर वो दोनों जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी आरव को सोचकर त्रिवेदी सर की ओर मुड़ते हुए बोला, सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक्चुअली हमारी फ्रेंड है रूहानी, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टूडेंट है। सर आज उनकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है क्या? एक्स्ट्रा क्लासेस? नहीं, इनफैक्ट आई थिंक रूहानी तो आज क्लास के लिए भी नहीं आई थी। सी इज ए ब्राइट स्टूडेंट, उसने अभी तक एक भी क्लास मिस नहीं की है, बट आज वो क्लास के लिए नहीं आई थी। त्रिवेदी सर कह ही रहे थे कि तभी उनका फ़ोन बज उठता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर आरव और प्रिया हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं। आरव बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? रूहानी तो हमारे साथ ही आई थी। अगर उसने क्लास भी नहीं की तो वो आखिर है कहाँ? तभी प्रिया बोली, आरव मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। रूहानी क्लास में नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? आरव प्रिया की बात सुनकर बोला, हम सब पहले पूरे कॉलेज में रूहानी को ढूंढते हैं। हो सकता है वो कॉलेज में कहीं हो। तुम लाइब्रेरी में जाकर देखो, तब तक मैं बाकी सबको ये बात बताता हूँ। प्रिया हमें अपना सिर हिलाती है और लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाती है। आरव ने लाइब्रेरी की ओर जाती प्रिया को देखा और फिर तुरंत अपने फ़ोन पर रिया को कॉल किया। सुन रिया, रूहानी कहीं नहीं है, क्लास में भी नहीं है। त्रिवेदी सर कह रहे थे कि वह क्लास आई ही नहीं थी। आरव ने चिंता से कहा, क्या? पर वह हमारे साथ ही तो आई थी। यार अब क्या करें? रिया की आवाज में घबराहट थी। तुम विवान और निशा को लेकर मेन बिल्डिंग और स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ देखो। मैं एक बार ऑडिटोरियम और पीछे की बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ, आरव ने सोचते हुए कहा। सारे दोस्त मिलकर पूरे कॉलेज में रूहानी को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। सभी दोस्त एक जगह जमा होते हैं। रिया रोते हुए बोली, आरव अब क्या होगा? रूहानी को हमने पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कहीं उसे कुछ नहीं, रिया, रूहानी को कुछ नहीं होगा। रूहानी बहुत स्ट्रांग है, सोचने दो मुझे कुछ, आरव बोला। विवान सोचते हुए बोला, रूहानी अचानक से कहाँ जा सकती है? सौरभ वहां से अपने डिपार्टमेंट की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर रिया और आरव पर पड़ती है। उन सभी को किसी टेंशन में देख वो उन लोगों के पास आता है। क्या हुआ? तुम सब यहाँ जमा होकर क्या कर रहे हो? सौर्य बोला। सौर्य को देखकर कोई कुछ नहीं कहता है। तभी सौर्य रिया को रोते देख बोला, रिया तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है?
किसी को कुछ ना कहते देख सौरभ का गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे उन लोगों के साथ रूहानी नजर नहीं आती। वो गुस्से से आरब की ओर देखकर बोला, आरब, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? वो भाई, रूहानी कहीं मिल नहीं रही है। आरब धीमे स्वर में बोला। क्या मतलब मिल नहीं रही? सवेरे तुम सब साथ ही कॉलेज आए थे ना? तो फिर? सौर्य हैरानी से आरब की ओर देखकर बोला। सौर्य की आवाज में अचानक चिंता आ गई, जिसे सुनकर आरब और रिया को थोड़ी हिम्मत मिली। सुबह वह हमारे साथ ही आई थी भाई, रिया ने रोते हुए बताया। पर त्रिवेदी सर कह रहे हैं कि उसने आज क्लास अटेंड ही नहीं की। उसका फोन भी बंद है। हमने पूरा कॉलेज छान मारा, वो कहीं नहीं है। सौर का दिल एक जोरदार धक्के के साथ धड़का। सौर ने अपनी बेचैनी को छिपाते हुए खुद को शांत किया। तुम लोग शांत हो जाओ, घबराओ मत। तुम लोगों ने घर में तो ये बात किसी को नहीं बताई है ना? नहीं भाई, अभी तक नहीं, आरव बोला। ठीक है, तुम लोग एक काम करो। रिया, तुम अभी भी लाइब्रेरी और कैंटीन के आसपास देखो। विवान, तुम पार्किंग और मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड से बात करो। पूछो कि क्या किसी ने रूहानी को कॉलेज से बाहर जाते देखा है? सौर ने तुरंत योजना बनाते हुए कहा। उसका दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। पर भाई, आप कहाँ जा रहे हो? आरव ने पूछा। सौर ने एक पल के लिए आरव की आंखों में देखा। मैं डीन सर के ऑफिस जा रहा हूँ। हो सकता है वो कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में कुछ देख पाए। अगर वह कॉलेज से बाहर गई है तो रिकॉर्डिंग में जरूर होगी। सौर्य तेजी से डीन की ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाजा खटखटाकर वह अंदर गया। डीन डॉक्टर वर्मा अपने डेस्क पर काम कर रहे थे। सौर्य, इस समय सब ठीक है? डीन सर ने आश्चर्य से पूछा। सौर्य एक गंभीर और जिम्मेदार स्टूडेंट था। सौर्य ने बिना समय गंवाए बात शुरू की। सॉरी सर, बट मैटर बहुत सीरियस है। रूहानी ग्राफिक्स डिजाइन की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। वो सुबह से गायब है। वह क्लास के लिए आई थी, पर उसकी क्लास मिस हो गई है और उसका फोन बंद है। डीन सर ने अपनी कुर्सी पीछे की। गायब? पर वह तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। मैंने सोचा शायद वह किसी काम से छुट्टी पर होगी। नहीं सर, सौर ने दबाव डालते हुए कहा। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मुझे तुरंत सीसीटीवी मिल सकती है? डीन सर, सौर्य की आवाज में छिपी गंभीरता और आत्मविश्वास को देखकर चौंक गए। उन्हें पता था कि सौर्य बिना किसी ठोस के कारण कुछ नहीं करेगा। ठीक है सौर्य, अगर बात इतनी सीरियस है तो हम तुरंत देखते हैं। डीन सर ने तुरंत सिक्योरिटी हेड को बुलाया और उन्हें रूहानी के क्लासरूम के गलियारे से लेकर पिछले गेट तक के सुबह 10 बजे के आसपास का फुटेज दिखाने को कहा। सिक्योरिटी हेड ने फुटेज को बड़ी स्क्रीन पर चलाया। डीन सर, सौर्य और सिक्योरिटी हेड तीनों फुटेज पर आंखें गड़ाए हुए थे। तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर तीनों चौंक गए। सौर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। रूहानी के क्लास की ओर बढ़ते ही स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। डीन सर और सिक्योरिटी हेड दोनों हक्के बक्के रह गए। ये क्या है? डीन सर ने चौंक कर कहा। सिक्योरिटी हेड, फुटेज अचानक कैसे बंद हो गई? क्या कोई टेक्निकल खराबी है? सिक्योरिटी हेड ने तुरंत फुटेज को रिवाइंड किया और फिर से प्ले किया। कैमरा 3 का फुटेज, जहां रूहानी को आखिरी बार देखा गया था, अचानक 10:05 पर पूरी तरह से ब्लैक हो गया था। सिक्योरिटी हेड ने माथा सहलाया। सर, यह कैमरा 3 और 4 है। ये कॉरिडोर का सबसे व्यस्त एरिया है। कैमरा अचानक खराब नहीं हो सकता। लगता है किसी ने इसे जानबूझकर बंद किया है। सौर को समझ नहीं आता कि अब वो रूहानी को कैसे ढूंढेगा। डीन सर सिक्योरिटी हेड की तरफ देखकर बोले, अभी के अभी आईटी हेड को बुलाकर कैमरे ठीक कराओ। सौर का फोन बजता है। वो डीन सर को थैंक यू बोलकर वहां से बाहर आकर फोन उठाकर कान पर लगाता है। हाँ आरब, कुछ पता चला? नहीं भाई, कुछ पता नहीं चला। आपने फुटेज देखी? आरब बोला। हाँ आरब, रूहानी अपने क्लास की ओर जा रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो गई और आगे कुछ नहीं दिखा। खैर, तुम एक काम करो, रिया को लेकर घर जाओ और घर पर रूहानी के बारे में कोई पूछे तो कह देना कि वो मेरे साथ है। उसे कॉलेज में कुछ काम था। नहीं भाई, जब तक रूहानी नहीं मिल जाती मैं घर नहीं जाऊंगा। पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी। दिल्ली में तो वो किसी को जानती भी नहीं है। आरब बोला। आरब, तुम फिक्र मत करो, रूहानी को कुछ नहीं होगा। बस मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। रिया को लेकर घर जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ रूहानी को मैं ढूंढ कर ही लौटूंगा। सौर्य आरब से बोला। लेकिन भाई, आरब, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। इतना कहकर सौर्य फोन काट देता है। रिया आरब का फोन करते ही झट से बोली। क्या बोला सौर्य भाई ने? मिल गई रूहानी? नहीं भाई, रूहानी को ढूंढने जा रहे हैं।
उन्होंने हमें घर जाने को कहा है। घर पर इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया है। आरब बोला। उसकी बात सुनकर रिया रोते हुए बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक रूहानी नहीं मिल जाती। पता नहीं वो कहाँ होगी। रिया को रोते देख प्रिया उसे संभालते हुए बोली, रिया तू रो मत। तू ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा। तू टेंशन मत ले। सौर्य भाई गए हैं ना रूहानी को ढूंढने। देखना वो रूहानी को कुछ नहीं होने देंगे। सौर्य रूहानी के बारे में सोचते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था। वो अपनी कार के पास पहुंचकर जैसे ही गेट खोलता है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आती हैं। कुछ लड़के अपनी बाइक के पास बैठे आपस में हंस हंस कर बात कर रहे थे। ये भाई गौरव के दोस्त थे। पहला लड़का रोनित जोर से हंसा। मजा आ गया। वो मिस शांतिपुर का चेहरा देखने लायक था। जब उसे होश आएगा थप्पड़ का बदला गौरव ने तो पूरा इंटरेस्ट के साथ लिया है। दूसरा लड़का मोहित मुंह दबाकर हंसा। हाँ यार, बेचारी लड़की। अब गौरव भाई उसे छोड़ेंगे नहीं। सौर ने मिस शांतिपुर सुना तो उसे शक हुआ। रूहानी के गायब होने के पीछे कहीं इनका हाथ तो नहीं। सौर इतना सोचकर उन लड़कों के पास आकर खड़ा हो गया। सौर को देखकर वो लड़के हैरानी से बोले, क्या चाहिए। तभी सौर ने गुस्से से रोनित का कॉलर पकड़कर बोला, अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे। मिस शांतिपुर बदला थप्पड़। सच सच बताओ किसकी बात कर रहे थे तुम लोग। सौर्य के अचानक पूछने पर दोनों घबरा जाते हैं। मोहित सौर्य को रोनित से छुड़ाने की कोशिश करता है। सौर्य एक हाथ से रोनित का और दूसरे हाथ से मोहित का कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, तुम लोग सीधे तरीके से बताओगे या अभी डीन सर को बुलाऊं। सौर्य की बात सुनकर मोहित डरते हुए बोला, नहीं, डीन सर को मत बुलाओ, मैं बताता हूँ। उधर रूहानी को जब होश आता है तो उसका सिर भयंकर दर्द कर रहा था। उसकी आंखें खुली लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये कौन सी जगह है। रूहानी ने मन में सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जगह पुरानी धूल भरी और सीलन से भरी लग रही थी। हवा में जंग और बंद मशीनों की गंध थी। तभी उसे पास से गौरव के हंसने की आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ, आखिर में शांतिपुर होश में आ ही गई। गौरव की क्रूर विजयी आवाज गूंजी। वह रूहानी के ठीक सामने एक टूटी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में रूहानी का फोन था। अब बताओ मिस, कैसा लगा ये सरप्राइज। गौरव ने हंसते हुए रूहानी का फोन जमीन पर फेंक दिया। रूहानी उसे देखकर कांप गई। उसकी आंखों में बेबसी थी लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। लगता है कल का थप्पड़ भूल गया तू। रूहानी ने गुस्से से बोला। उसी थप्पड़ का जवाब चुकता करने के लिए ही तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। तूने सबके सामने मुझे तमाचा मारा था ना। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर वो उठा और अपने फोन का वीडियो ऑन करके सामने रख दिया। यह हो गई वीडियो ऑन और अब होगा तमाशा शुरू। सबसे पहले मैं तेरी इज्जत लूटूंगा और फिर इस वीडियो के जरिए तुझे दुनिया भर में बदनाम करूंगा। बहुत शेरनी बन रही थी ना। यहाँ तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। गौरव शैतानी मुस्कान लिए बोला। उसकी बात सुनकर रूहानी हिम्मत जुटाते हुए बोली, तुझ जैसी लोमड़ी से बचने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। तेरे लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। रूहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। रूहानी के हौसले देखकर गौरव ने एक पल के लिए अपनी शैतानी मुस्कान रोकी। अच्छा, बहुत हिम्मत है तुझमें, पर यहाँ तेरी हिम्मत नहीं, मेरी ताकत काम करेगी। गौरव ने कहा और कैमरे को फोकस करते हुए रूहानी की ओर बढ़ा। हमें छूने की हिम्मत भी मत करना गौरव, वरना। रूहानी ने दबी हुई आवाज में चीखने की कोशिश की। वरना क्या। यहाँ कौन आएगा। गौरव ने जोर से ठहाका लगाया और रूहानी के गाल पर हाथ बढ़ाने ही वाला था। रूहानी जोर से गौरव के हाथ को झटक कर रखकर उसके गाल पर देती है, जिससे वो नीचे की ओर गिर जाता है। हमें कमजोर समझने की भूल बिल्कुल मत करना। हमने अपने गांव में तो जैसे बहुतों को सीधा किया है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे की जाती है अच्छे से जानते हैं हम। और तो जैसे लोगों को सबक कैसे सिखाना है यह भी हमें अच्छे से पता है। रूहानी बोली। गौरव उठने की कोशिश कर रहा था पर दो थप्पड़ों के सदमे और अपमान से वह कांप रहा था। उसका सारा अहंकार और शैतानी मुस्कान गायब हो चुकी थी। वह बस आंखें बड़ी करके रूहानी को देख रहा था। उसे यकीन नहीं था कि कोई लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। कुछ देर बाद सौर्य उसी जगह पहुंच गया था जहां रूहानी को गौरव लेकर आया था। शहर के बाहर की पुरानी मिल में गौरव रूहानी को लेकर गया था। मिल का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। धूल का एक गुबार उठा और उस धूल के बीचों बीच सौर्य खड़ा था। सौर्य सामने का नजारा देखकर हैरान था। रूहानी, जिसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और दृढ़ता थी, गौरव के सामने खड़ी थी, जिसने खुद को फर्श पर संभाला हुआ था।
गौरव का चेहरा लाल सफेद हो रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, जैसे उसे किसी भयानक सदमे से गुजारा गया हो। रूहानी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने गौरव की छाती पर अपने पैर रख दिए। रूहानी गुस्से से चीखती हुई बोली, तो जैसे लोग जो नारी को कमजोर समझते हैं, अबला समझकर उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि हर नारी के भीतर दुर्गा और काली का वास है। अगर तुम उसे सिर्फ ध्येय समझोगे तो वह अपनी रक्षा करने के लिए त्रिशूल उठाना भी जानती है। वह आगे बढ़ी और गौरव के मुंह के पास झुककर बोली, तुम्हें लगा था कि तुम हमें अकेला पाकर कैमरे के सामने हमारी इज्जत लूटकर हमें बर्बाद कर दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आत्मविश्वास और हमारी पहचान पर हाथ डालने की? तुमने नारी के उस रूप को जगाया है जो बुराई को जड़ से मिटाने के लिए तैयार रहती है। गौरव कांप रहा था। उसे लगा जैसे रूहानी नहीं बल्कि साक्षात कोई देवी उससे बात कर रही है। उसकी शैतानी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह बस सिर झुकाए बैठा रहा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह कितनी भयानक गलती कर बैठा। रूहानी उसे डंडे से मारने वाली थी कि तभी सौर्य बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। रूहानी रुक जाओ। सौर्य की आवाज में एक अजीब सा अधिकार और करुणा थी। रूहानी का शरीर कांप रहा था। उसका गुस्सा इतना तीव्र था कि वह उस पल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन सौर्य के स्पर्श में एक जबरदस्त ताकत थी। पीछे हटिए सौर्य जी, इस नीच को आज हम रूहानी की आवाज आवेश में टूट गई। सौर्य ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, शांत हो जाओ रूहानी। तुमने उसे वो सबक सिखाया है जो ना तो पुलिस और ना ही कोई सजा दे सकती थी। तुमने अपनी आत्मरक्षा की है और उसे उसकी औकात दिखा दी है। सौर ने धीरे से रूहानी को पीछे खींचा। रूहानी ने अनिच्छा से गौरव की छाती से अपना पैर हटाया। जैसे ही उसका पैर हटा, गौरव दर्द से कराहते हुए एक तरफ लुढ़क गया। उसकी हालत देखकर सौर्य को अब उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। ये गंदगी तुम्हारे हाथों से गंदा होने के लायक नहीं है। सौर्य ने गौरव की ओर देखते हुए कहा, अब इस पर कानून की मोहर लगेगी। सौर्य गौरव को वहां बांधकर पुलिस को फोन कर देता है। रूहानी का गुस्सा अब कुछ हद तक शांत हो चुका था। वो उसकी ओर देखकर धीरे से बोला, चलो घर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। रूहानी एक पल सौर्य की ओर देखती है और उसके साथ चली जाती है। दोनों कार पर बैठे थे। सौर्य ड्राइव कर रहा था और रूहानी उसकी बगल वाली सीट पर चुपचाप बैठी थी। सौर्य एक नज़र उसकी ओर देखता है, फिर बोला, तुमने थप्पड़ वाली बात हम सबसे क्यों छुपाई? सौर्य की बात सुनकर रूहानी एक नज़र उसकी ओर देखती है, फिर बोली, हमने सोचा खामखा सब परेशान हो जाएंगे। रूहानी, ये शांतिपुर नई दिल्ली है। यहाँ जगह जगह पर दुश्मन खड़े हैं। तुम्हें फालतू के पंगे लेने की जरूरत क्या थी? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे या अरब को बताती। रूहानी का चेहरा सख्त हो गया। उसने सौर्य को देखा और फिर सामने देखकर गुस्से से बोली, कार रोकिए। व्हाट? सौर्य ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला। रूहानी ने चीखते हुए कहा, हमने कहा रोकिए कार। सौर्य कार रोक देता है। रूहानी कार से गेट खोलकर बाहर निकल जाती है और रोड पर चलने लगती है। सौर उसे पैदल आगे बढ़ते देख जल्दी से कार से बाहर आकर उसके पीछे जाता है। रूहानी रुको, वो उसके पीछे जाते हुए बोला। सौर तेजी से रूहानी के पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी, ये क्या तरीका है? बीच रोड पर क्यों उतर आई? बात तो सुनो मेरी। रूहानी ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और सौर की ओर पलटी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि आत्मसम्मान को चोट पहुंचने का दर्द था। बात सुनने की अब कोई जरूरत नहीं है सौर्य जी। रूहानी की आवाज अब स्थिर पर तीखी थी। आपने अभी क्या कहा? फालतू के पंगे लेने की जरूरत क्या थी? क्या अपनी इज्जत की रक्षा करना फालतू का पंगा है? सौर्य ने माथा सहलाया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या गलत कह दिया है। मेरा मतलब वो नहीं था रूहानी। मेरा मतलब था कि तुम मुझे या अरब को बता देती तो हम इसे दूसरे तरीके से संभाल सकते थे। तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी पड़ती। रूहानी ने उपास में हंसते हुए कहा, दूसरा तरीका? क्या आप गौरव को मना लेते कि वह हमें बदनाम ना करे? सौर्य जी, जब किसी औरत पर कोई हाथ उठाता है तो उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता है। उस वक्त जो भी सामने होता है वही उसका हथियार होता है। रूहानी का गुस्सा सही था। सौर्य ने तुरंत अपनी गलती मानी। सॉरी, मैं जानता हूँ तुमने जो किया सही किया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रूहानी ने गहरी सांस ली। सुरक्षा सौर्य जी, दिल्ली हो या शांतिपुर, एक नारी की सबसे बड़ी सुरक्षा उसका अपना आत्मविश्वास और साहस होता है। अगर हम किसी पर निर्भर हो जाएंगे तो ऐसे लोग हमें कमजोर समझने की हिम्मत करेंगे।
सौर्य समझ गया कि रूहानी कितनी चोटिल महसूस कर रही है। उसने शांति से कहा, तुम जो कुछ भी कह रही हो, मैं हर बात मानता हूँ। सौर्य ने धीरे से रूहानी का हाथ फिर से पकड़ा। इस बार रूहानी ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। पर रूहानी, एक बात याद रखना, मदद लेना या मुसीबत में किसी को अपना साथी बनाना कमजोरी नहीं होती, ये साझेदारी होती है। हम एक फैमिली है। आज जो हुआ वो तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन उसका दर्द हम सबको हुआ। रूहानी उसकी तरफ देखने लगती है। सौर्य ने थोड़ा रुककर अपनी आवाज को नर्म किया। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो उसे बांटना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने परिवार पर भरोसा करना कहलाता है। और मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी वंस अगेन। रूहानी ने सौर्य की आंखों में देखा। उसे सौर्य की बातों में सच्चाई और अपनापन दिखा। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। ठीक है सौर्य जी, रूहानी ने धीरे से कहा, आइंदा हम कोई बात नहीं छुपाएंगे। सौर्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब चलो। आरब और रिया घर पर परेशान हो रहे होंगे। दोनों कार में वापस बैठ गए। माहौल अब शांत हो चुका था, लेकिन उनके रिश्ते में एक नई समझ और गहरी साझेदारी आ गई थी। अंधेरा हो चुका था। रिया और आरब आरब के कमरे में थे। रिया आरब की ओर देखकर बोली, आरब, मुझे डर लग रहा है। शाम हो गई है, लेकिन रूहानी का अब तक पता नहीं चल पाया। हमें इस बारे में मॉम को बता देना चाहिए। नहीं रिया, जब तक सौर्य भाई नहीं कहते, हमें यह बात सबसे छुपानी ही पड़ेगी। आरब बोला, कौन सी बात छुपानी पड़ेगी? संगीता जी अंदर आते हुए बोली। संगीता जी को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। तभी संगीता जी उन दोनों को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? क्या छुपाने की बात कर रहे हो तुम दोनों? संगीता जी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी आरब हंसते हुए बोला, कुछ नहीं मम, वो इसने ना आज कॉलेज से आते टाइम कुछ ज्यादा ही पानी पूरी खा ली और अब इसका पेट खराब हो गया, तो कहीं आपसे डांट ना पड़ जाए, इसलिए ये बात छुपाने को कह रही थी। संगीता जी ने माथे पर बल डालते हुए रिया की ओर देखा। रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह पानी पूरी की बात पर जरा भी नहीं हंसी, बल्कि उसकी आंखों में अभी भी डर और घबराहट साफ झलक रही थी। रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक नहीं लग रही हो। संगीता जी ने रिया के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? क्या तुम रो रही थी? रिया अब खुद को संभाल नहीं पाई। उसे लगा कि वह अब और झूठ नहीं बोल सकती। मॉम, रिया ने हिचकी लेते हुए कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। आरब तुरंत आगे बढ़ा, नहीं मॉम, कुछ नहीं, बस कॉलेज में थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। आप फिक्र मत कीजिए। संगीता जी ने दोनों को गुस्से से घूरा। वह समझ गई कि दाल में कुछ काला है। आरब, रिया, तुम दोनों मुझसे झूठ मत बोलो। रूहानी कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आई? संगीता जी की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। कॉलेज का टाइम कब का खत्म हो चुका है। सौरभ रूहानी को लेकर अब तक नहीं लौटा। तुम दोनों मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? संगीता जी का सवाल सुनकर रिया कुछ कहती, उससे पहले ही रूहानी की आवाज आई, आंटी। रूहानी की आवाज सुनकर संगीता जी, आरब और रिया तीनों दरवाजे की ओर देखने लगे। दरवाजे पर सौर्य के साथ रूहानी खड़ी थी। रूहानी के चेहरे पर अब भी थकान और तनाव की हल्की सी छाया थी, लेकिन वह सुरक्षित थी। संगीता जी तेजी से रूहानी की ओर बढ़ी। रूहानी, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। टाइम क्या हो रहा है? संगीता जी ने घबराए हुए लहजे में रूहानी का हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे पर राहत और चिंता का मिला जुला भाव था। रूहानी ने उनके हाथ को हल्के से दबाया। सॉरी आंटी, थोड़ी देर हो गई। वो कॉलेज से घर आ ही रहे थे कि कार की टायर पंचर हो गई, तो उसे ही ठीक कराने में टाइम लग गया। संगीता जी ने माथे पर बल डालते हुए सौर्य की ओर देखा, जिसकी आंखों में अभी उस भयानक घटना का गहरा असर था। कार पंचर हो गई? सौर्य, पक्का यही बात है ना? तुम सब मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? सौर्य जानता था कि इस समय संगीता जी को पूरी सच्चाई बताना सही नहीं होगा। उसने रूहानी के झूठ को समर्थन देते हुए कहा, हाँ मॉम, टायर पंचर हो गया था। उसे ठीक करवाने में काफी देर लग गई। सौर्य ने जानबूझकर अपनी आवाज में थकान दिखाई। संगीता जी ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी भी पूरी तरह अस्वस्थ नहीं थी। उन्होंने रूहानी को ध्यान से देखा। ठीक है, पर तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो। जाओ फ्रेश हो जाओ, संगीता जी ने प्यार से कहा। सौर ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। हाँ मॉम, हमें भूख भी लग रही है। रूहानी और सौर्य दोनों एक दूसरे को देखते हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने एक बड़ा राज परिवार से छुपाया है। संगीता जी के जाते ही रिया जोर से रूहानी के गले लग जाती है। वो रोते हुए बोली, तू कहाँ चली गई थी रूहानी? पता है हम सब कितने डर गए थे।
सॉरी रिया, हमारी वजह से तुम सब इतने परेशान हुए, रूहानी बोली। तभी आरब रूहानी से बोला, परेशानी की बात नहीं है रूहानी, हम सबको बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम हम सबको बिना कुछ बताए कहाँ चली गई थी? तभी सौर्य बोला, रूहानी की किडनैपिंग हुई थी। सौर्य के इतना कहते ही आरब और रिया हैरानी से एक साथ बोले, क्या किडनैपिंग? लेकिन किसने और क्यों? बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट गौरव ने। रूहानी के साथ उसने बदतमीजी की थी और रूहानी ने उसे थप्पड़ मारा। इसी बात का गुस्सा वो रूहानी पर उतारना चाहता था, लेकिन रूहानी ने उसे अच्छे से सबक सिखाया। सबक सिखाया मतलब? रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। सौर्य सारी बातें दोनों को बताता है। सबको सुनने के बाद आरब रूहानी की ओर देखकर बोला, अरे वाह शांतिपुर एक्सप्रेस, तुम तो सचमुच झांसी की रानी निकली। रिया भी आरब की बात सुनकर रूहानी से बोली, हाँ रूहानी, तूने तो कमाल कर दिया। अब वो गौरव किसी लड़की को डराने से पहले 100 बार सोचेगा। कुछ देर बाद रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में थे। आरब अपने कमरे में अकेला बैठा था। वह आज की घटना के बारे में सोच रहा था, विशेषकर रूहानी की बहादुरी की बात। वो अभी रूहानी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। वो फोन देखता है, उस पर प्रिया का कॉल था। वो फोन उठाकर कान पर लगाता है। हेलो प्रिया। आरब, तुम सोए नहीं थे ना? प्रिया दूसरी ओर से बोली, नहीं, बस रूहानी के बारे में सोच रहा था। आरब बोला। उसकी बात सुनकर प्रिया को अच्छा नहीं लगता। वो धीरे से बोली, क्या हुआ? रूहानी अब ठीक है ना? प्रिया ने बताया हमें कैसे रूहानी ने आज गौरव को सबक सिखाया। हाँ यार, सच में रूहानी बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें पता है प्रिया, रूहानी औरों जैसी नहीं है, वो सबसे अलग है। दूसरी ओर प्रिया की आवाज में अचानक उदासी आ गई। प्रिया की आवाज न आते देख आरब बोला, हेलो प्रिया, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ, प्रिया ने जवाब दिया। तभी आरब उससे बोला, वैसे तुमने क्यों फोन किया था? कुछ इम्पोर्टेंट काम था? नहीं, वो मैं कल मिलकर तुमको सब बताऊंगी। गुड नाइट। इतना कहकर प्रिया फोन काट देती है। आरब फोन करते देख खुद से बोला, इसे क्या हुआ? अगले दिन चारों कॉलेज जाते हैं। सभी दोस्त मिलकर कैंटीन में गप्पे लड़ा रहे थे। विवान रूहानी को देखकर बोला, रूहानी, तुमने तो सच में उस गौरव को अच्छा मजा चखाया। हाँ रूहानी, सच में, निशा भी बोली। तभी रूहानी इधर उधर देखते हुए बोली, प्रिया नहीं दिख रही, वो आज कॉलेज नहीं आई है क्या? उसकी बात सुनकर निशा बोली, शायद अब वो कॉलेज नहीं आएगी। क्यों? आरव हैरानी से बोला। बाकी सब भी हैरानी से निशा की ओर देखते हैं। तभी निशा आगे बोली, वो प्रिया ने मुझे बताया था, उसकी रिश्ते की बात चल रही थी और वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके मामा मामी जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे हैं। वो कह रही थी कि शायद वो अब कॉलेज ना आ पाए। उसकी बात सुनकर आरव उससे बोला, प्रिया से तो मेरी कल रात ही बात हुई थी, उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हाँ, वो परेशान लग रही थी। तुम लोग पहले ही परेशान थे, इसलिए शायद उसने नहीं बताया होगा, निशा बोली। निशा की बात सुनकर रूहानी और रिया चिंतित हो गईं, लेकिन आरब के चेहरे पर गहरी निराशा और पछतावा झलक रहा था। शादी? लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती कैसे? रूहानी ने चिंता से पूछा। उसे शांतिपुर की याद आ गई, जहाँ लड़कियों पर अक्सर परिवार की इच्छा थोपी जाती थी। हाँ, हमें प्रिया की मदद करनी चाहिए, रिया बोली। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? विवान बोला। हम कर सकते हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा। हम उसके घर जाएंगे, हम उससे मिलेंगे और पता करेंगे कि असल में मामला क्या है और वह क्या चाहती है। रूहानी ने तुरंत आरव का समर्थन किया। हाँ, आरव सही कह रहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर वह शादी नहीं करना चाहती तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उससे बात करेंगे, निशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। पर उसके मामा मामी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वह हमें अंदर भी नहीं आने देंगे। तभी रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, हमारे पास एक प्लान है। इतना कहकर वो सबको अपना प्लान बताने लगती है। सबको प्लान बताकर रूहानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, तो दोस्तों, मिशन शादी रोको के लिए आप सब रेडी हैं? तभी सभी दोस्त उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोले, वी आर ऑलवेज रेडी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।